नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ क्राइम की में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। ये कहानी उन 3 कैदियों की है जो समंदर में बीच बनी हुई सबसे खतरनाक जेल से फरार हुए। और उनके हथियार सुन के आपको हंसी आएगी, नकली सर, चाकू और चम्मच। आइए बिना समय बर्बाद किए हुए सीधा कहानी पे आते हैं। उस जेल से कभी कोई भाग नहीं सका था। भागने की कुछ कोशिशें हुई जरूर थी, लेकिन सभी नाकाम रही थी। एक सुनसान टापू पर बनी, चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई सबसे सख्त महफूज इस जेल का इतिहास तब बदला जब 3 कैदी चौंकाने वाली तरकीबें लगाकर आखिरकार भागने में कामयाब हुए। जांच के बाद तीनों को मरा हुआ घोषित कर दिया। फिर 50 साल बाद इनमें से एक मुर्दा के जिंदा होने के पक्के सबूत मिले तो जांच पर उठे सवालों से खलबली मच गई। ये थे इतिहास बदलने वाले कैदी। कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बीच एक सुनसान टापू एल्कैट्राज। यहां बनी जेल को आप अमेरिका का काला पानी समझ सकते हैं। यहां बेहद खूंखार अपराधियों को सजा के लिए भेजा जाता था। इन्हीं कैदियों में वो 4 कैदी भी थे जिनके इरादे खतरों से खेलने के थे। जॉन और क्लैरेंस नाम के एंगलिन भाई के साथ 2 कैदी का दोस्ताना बढ़ा और वो थे मॉरिस और एलन। इन चारों की कोठरियां आसपास ही थी, इसीलिए चारों ज्यादातर वक्त जेल से भागने के तमाम रास्तों, साजिशों और तैयारियों पर बात किया करते थे। इस साजिश को कामयाब करने के लिए कई तरह के साधनों के साथ ही खतरों से खेलने का हौसला चाहिए था, क्योंकि पहले जिन कैदियों ने भागने की कोशिश की थी उनमें से कुछ को गोली तक मार दी गई थी। मॉरिस फितरतन अपराधी था और वह लुइसियाना की जेल से भाग चुका था। इस जेल यानी एल्कैट्राज में पहले भी कुछ वक्त कैदी रह चुका था, इसीलिए इस जेल की बनावट से वाकिफ था। उसी ने बाकी तीनों को साथ लेकर भागने की साजिश का मास्टर प्लान तैयार किया। मॉरिस को इस जेल से भागने के लिए असल में मदद चाहिए थी। वह अकेले भागने की साजिश को नहीं रच सकता था। तभी एंगलिन भाइयों को उसने अपना साथी बनाया। एंगलिन भाई बचपन से ही अच्छे तैराक थे और अब उनको नहीं पता था कि उन्हें यही काबिलियत जेल से भागने में बड़ी मदद करने वाली है। एंगलिन भाइयों ने नौजवानी में बैंक डकैती और लूट का धंधा शुरू किया था। कई बार जेल जाने और अटलांटा जेल से कई बार भागने की कोशिश करने के बाद दोनों एल्कैट्राज जेल में भेज दिए गए थे। यहाँ मॉरिस से मुलाकात हुई और वो भी पहले जेल से भागा था, इसलिए तीनों दोस्त हो गए। एलन इस ग्रुप में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसे भी आज़ाद होना था, लेकिन उसके पास उतना हौसला, कुशलता और तरकीब नहीं थी। एलन की कोठरी चूंकि पास थी, इसलिए उसे मॉरिस ने अपने साथ करना ठीक समझा, वरना वो खतरा साबित हो सकता था। अब चारों ने मिलकर पूरी योजना तैयार कर ली और भागने की योजना का काम शुरू होना था। एल्कैट्राज में कैदियों से बेहद काम करवाया जाता था। सेना के लिए कपड़े, जूते और फर्नीचर बनाने जैसे कई काम कैदी किया करते थे। एल्कैट्राज जेल जहां बनी थी वह टापू कुदरती तौर पर खनिजों का खान था। कैदियों को इन खानों से काम करने के लिए भी लिया जाता था। इस काम के लिए जेल से बाहर जाने का मौका मिलता था, जहां इन चारों को अपनी जरूरत की चीजें जुटानी थी, लेकिन गार्ड से बचकर। किसी भी कैदी ने किसी भी तरह के संदिग्ध बर्ताव पर गार्ड्स को गोली मारने के आदेश मिले हुए थे, इसीलिए जोखिम बहुत था। साल 1962 में मॉरिस, एंगलिन भाई और एलन जब ये योजना बना रहे थे, तब इस टापू पे इस जेल के लोगों के अलावा कोई नहीं था। सिर्फ 2-3 किलोमीटर का पथरीला इलाका और उसके बाद हर तरफ समुद्र। यहाँ से भागने की कोशिश करने का मतलब था जान का जोखिम उठाना। अगर कोई भी तरकीब फेल हो जाती तो चारों को पता था कि उन्हें गोली मार दी जाएगी, इसलिए उनको एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए था। एंगलिन भाइयों ने मुखौटे और पुतले बनाने का काम अपने हाथ में लिया। बाद में पकड़े न जाने के लिए इन मुखौटों और पुतलों को दोनों भाइयों ने बड़ी चतुराई और कारीगरी के साथ तैयार किया। इसके लिए जेल में रोजाना कैदियों के जो बाल काटे जाते थे, बालों के उन्हीं गुच्छों को जुटाया गया। कागज और कुछ लकड़ियों की मदद से पुतले ऐसे तैयार किए जाने थे जो कि दूर से असल में एक इंसान लगे। मॉरिस ने जेल में खराब पड़े यंत्र अकॉर्डियन को सुधारने की बात कहकर अपने कब्जे में लिया। साथ ही सबने मिलकर रेनकोट्स चुराने का काम हाथ में लिया। इन रेनकोट और उन अकॉर्डियन की मदद से मॉरिस ने एक ऐसी नवनुमा चीज बनाने की जिम्मेदारी ली जो हवा की मदद से पानी में तैर सके। एलन का काम बाकी तीनों की मदद के लिए सामान जुटाने में मदद करना था। इसके साथ ही जेल में चम्मचों और बटर नाइफ जैसे बर्तन चुराए जाते थे जो आगे काम आने थे।
जेल में पानी की सप्लाई के लिए पाइपों के जरिए समुद्र का खारा पानी बहता था। ये पाइप हर बैरक की दीवारों से होकर गुजरते थे, इसलिए खारे पानी की वजह से दीवारों का उतना हिस्सा कुछ कमजोर हो चुका था। मॉरिस को जेल की ये बारीकियां पता थी, इसलिए उसने बाकी तीनों को अपनी अपनी कोठरी में पाइप वाले हिस्से की तरफ से छेद बनाने को कहा, जो सीधा जेल के बाहर जाता था। चारों रोजाना 3 से 4 घंटे छोटी छोटी चम्मचों जैसे बर्तन से काफी मोटी दीवार तोड़कर छेद बनाने का काम करते रहे। इस काम के दौरान मॉरिस पूरे शोर के साथ अकॉर्डियन बजाता या उसमें ठोक पीट का काम करता था, ताकि पहरेदारों को छेद किए जाने की आवाजें न आए। छेद को इतना बड़ा बनाया जाना था कि उसमें पूरा आदमी निकल सके। मॉरिस को पता था कि इनके पीछे जंगल जिम था। वो इन छेदों के जरिए उस जिम की छत पर निकल सकते थे और वहां से आसानी से भागा जा सकता था। मई 1962 में एंगलिन भाइयों और मॉरिस के बैरकों में छेद तैयार हो चुके थे। इन छेदों की मदद से मॉरिस और किसी एक एंगलिन भाई के साथ बाहर निकलता था, यानी जंगल जिम की छत पर, और रेनकोट्स व अकॉर्डियन की मदद से वो खास बोट तैयार करता। इस बीच बाकी दो का ये काम होता कि वो पहरेदारों पर नजर रखें और साथ ही छेदों को कायदे से ढक कर रखें, और कोठरी में इंसान जैसे दिखने वाले पुतलों को इस तरह रखें कि पहरेदारों की नज़र उन पे पड़े और उनको कोई भी शक ना हो। जून 1962 की वह रात आ गई जब चारों को भाग जाना था। उस रात कुछ देर के लिए बिजली चले जाने का फायदा भी चारों को मिला, लेकिन इसके बावजूद एक गड़बड़ की वजह से चारों की सांसें हलक में अटक गईं। चारों को अपनी कोठरियों के छेदों से बाहर निकलना था। एलन अपनी कोठरी के छेद में अटक कर रह गया, क्योंकि छेद के आकार का उसका अंदाजा गलत साबित हुआ। दोस्तों, मैं यहाँ निकल नहीं पा रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी। कुछ सेकंड एलन की मदद करने के बाद तीनों को समझ में आ गया था कि एलन का इस तरह छेद में अटक जाना सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सॉरी एलन, तुम्हारी बदनसीबी के चक्कर में अब हम वापस नहीं लौट सकते। हमें उम्मीद है कि तुम समझोगे और हमारी ही मदद करोगे। तीनों एलन को छोड़ के आगे बढ़ गए थे, क्योंकि तीनों को पता था कि जो वो नाव बनाई गई थी उस पर जितना कम वजन होता उतना अच्छा था। एलन के मन में एक बार ख्याल आया कि वो चिल्लाकर पहरेदारों को बुला ले और तीनों को भागने से रोक ले, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। खुश रहो दोस्तों, तुम्हें आज़ादी मुबारक हो। मेरी बदनसीबी है कि मैं यहीं तक तुम्हारा साथ दे सका। जेल में सुबह तक नहीं हुई थी। रात के वक्त तीनों जेल से भाग चुके थे और पहरेदारों से नजर चुराने के बाद रात के करीब 11:30 बजे अपनी बनाई नाव के जरिए समुद्र में उतर चुके थे। उधर सुबह तक जेल के किसी पहरेदार या अफसर को इसकी भनक भी नहीं लगी। सुबह जब एक गार्ड ने एलन को छेद में फंसे हुए और जूझते हुए देखा, तब उसने सायरन बजाकर सबको अलर्ट किया। किसी तरह एलन को उस छेद से निकाला गया और उसके बाद एलन ने जेल प्रशासन की मदद करते हुए पूरी कहानी बयान की। फौरन बाद भागे हुए उन कैदियों की तलाश शुरू हुई। जेल के आसपास और समुद्र में खोज के दौरान कुछ नहीं मिला। जेल के अफसर को हैरानी इस बात की भी थी कि समुद्र के बेहद ठंडे पानी में कोई भी 20 मिनट से ज़्यादा तैर नहीं सकता था। अफसर ये भी मान रहे थे कि जो नाव तीनों ने बनाई थी वो ज़्यादा देर तक समुद्र में तैर नहीं सकती थी। काफ़ी देर तक तलाश चली, लेकिन पानी में या टापू के किनारे पर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। फिर नॉर्वे के एक जहाज़ ने गुजरे हुए खाड़ी में एक लाश देखी कि क्योंकि इस लाश के बदन पर जेल के ही कपड़े नजर आ रहे थे, लेकिन जहाज रोककर इस लाश की शिनाख्त करना नामुमकिन था, इसलिए लाश किसकी थी ये सवाल ही रह गया। केस FBI के पास था। सालों तक छानबीन चलती रही। जेल के किसी आदमी की मदद के बगैर इतनी बड़ी साजिश कैसे बन सकती थी? 3 कैदी भागे तो समुद्र में बचे कैसे और गए कहाँ? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो FBI के सामने हमेशा खड़े रहे। सालों तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला तो FBI ने इस निष्कर्ष को सही मान लिया कि तीनों मर चुके हैं। फिर 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई जिसमें दावा किया गया कि तीनों भागने में कामयाब हुए थे और तीनों ने अपनी पूरी जिंदगी जी। इस दावे के बाद FBI के साथ ही कई विभागों में खलबली मच गई। असल में इस डॉक्यूमेंट्री में जेल से भागे 2 एंगलिन भाइयों के तीसरे भाई रॉबर्ट ने 2013 में मरते वक्त सच का खुलासा करते हुए बयान दिए थे, जिनमें उन्होंने बताया कि उसके दोनों भाई जिंदा थे और सालों से वह उनके संपर्क में थे। लेकिन क्या रॉबर्ट का बयान ही वो सबूत था जिससे यह मान लिया जाए कि तीनों जिंदा रहे? इस दौरान जब कई तरह की अफवाहें और खबरें उड़ने लगी, तब एक चिट्ठी का खुलासा हुआ जो जेल से भागे जाने के बाद
एंगलिन ने अपने भाई रॉबर्ट को लिखी थी। इस चिट्ठी में जॉन ने कुछ जानकारियां दी थी, जैसे 1962 में वो तीनों एल्केट्रॉस जेल से भागे गए थे। तीनों समय पर एक दूसरे की खबर लेते रहे। जॉन ने बताया कि मॉरिस 2008 में मरा था और उसका भाई क्लैरेंस 2011 में। जॉन ने यह भी लिखा कि वह चिट्ठी लिखते वक्त 83 साल की उम्र में नॉर्थ डकैता के मिनाट इलाके में रहते हुए कैंसर से जूझ रहा था। इस खुलासे के बाद जांच शुरू हुई। फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग और मिनाट में जॉन का पता तलाशा गया। फिर लंबे वक्त तक चली जांच के बाद कहा गया कि कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि यह चिट्ठी जॉन ने लिखी थी। सारी जांचों और तफ्तीशों के बाद आज तक ये केस अनसुलझा रहस्य है। सच क्या था और क्या है किसी को नहीं पता। एल्केट्रॉस जेल को 1963 में बंद कर दिया गया था और आखिरी वक्त तक जेल में गार्ड रहे जिम ने इस केस से जुड़ा बयान देते हुए साल 2018 में कहा कि मुझे हमेशा लगता रहा और अब भी लगता है कि वे तीनों समुंदर में डूबकर मर गए होंगे। जिम के मुताबिक तीनों ने एक ऐसा मौका बनाया जो कल्पना से परे था, क्योंकि जेल में ऐसे मौक़ों की गुंजाइश ही नहीं होती। इसके बावजूद अब तक एक सवाल है जिसका किसी के पास जवाब नहीं है। वो सवाल ये है कि अगर वो चिट्ठी जॉन ने नहीं लिखी थी तो किसने और क्यों लिखी थी, और वो चिट्ठी लिखने वाले ने इतनी जानकारियां चिट्ठी में कैसे दी। इसे किसी का मजाक या झूठ समझा जा सकता है, लेकिन इस केस में मॉरिस, जॉन और क्लैरेंस के जेल से भागने के बाद अगले 50 सालों तक जुड़ा कोई भी सूत्र ना होना अमेरिका जैसे देश के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल है। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और आपको और कौन सी कहानियाँ सुननी हैं कृपया कमेंट सेक्शन या हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमको बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो कहानियाँ आपके सामने लेके आएँ।